नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोटा एजुकेशन हब में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हमारे YouTube चैनल पर जितने भी आज तक हिंदी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, हम उनका डिटेल में सॉल्यूशन करवाते हैं। इसी प्रकार आज हम हाजिर हुए हैं एक और बहुत ज़्यादा शानदार पेपर लेकर आपके सामने, जिसका डिटेल में हम सॉल्यूशन देखेंगे। यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट 2023 सेट एग्ज़ाम TGT PGT किसी भी बढ़िया एग्ज़ाम की साहित्य के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो ज़रूर आपके लिए ये जो पेपर है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इसको प्रैक्टिस करके अपनी जो तैयारी है उसको और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। और आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वाकई में लगेगा कि किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, प्रश्न वही आते हैं जो आपके स्टेट में आते हैं, वही दूसरे स्टेट में आते हैं। हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम हमेशा सेम रहता है, हर जगह सेम प्रश्न आते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। ये जो एग्ज़ाम है ये सेट का एग्ज़ाम है, यानी कर्नाटक सेट का एग्ज़ाम है। इसकी HD क्वालिटी में PDF आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें मिल जाएगी। 50% हम इसके कर चुके थे। आज 51वां प्रश्न देखते हैं, कितने बढ़िया प्रश्न हैं, देखते हैं। 51वां प्रश्न कहता है कि रचना काल के आधार पर इन आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। नेमिनाथ चौपाई, बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, रेवंत गिरिरास। बीसल देव रासो, चंदन बाला रास, नेमिनाथ चौपाई, रेवंत गिरिरास। चंदन बाला रास, बीसल देव रासो, रेवंत गिरिरास, या रेवंत गिरिरास, नेमिनाथ चौपाई, चंदन बाला रास, बीसल देव रासो। एकदम ईमानदारी से बात बताइए दोस्तों, कितना बढ़िया प्रश्न है। मतलब ऐसा प्रश्न अगर आपके स्टेट में या आपके एग्जाम में आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ना, बिल्कुल भी नहीं होगी ऐसा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सही उत्तर की। तो जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा हमारा C वाला, क्योंकि जो चंदन बाला रास वाली रचना है, ये रचना लिखी गई है 1200 में। और किसके द्वारा लिखी गई है आपको पता होगा, आसगु कवि के द्वारा। आसगु कवि के द्वारा चंदन बाला आस रचना लिखी गई है। बीसल देव रासो 1212 में लिखी हुई रचना है नरपति नाहला की। बीसल देव रासो 1212 में नरपति नाहला की। 1231 में एक रचना आती है रेवंत गिरिरास। एक गिरी ऐसे याद करो, एक पहाड़ है, उसको विजय करना है हमको, तो विजय सेन सूर्य की रचना हो जाएगी रेवंत गिरिरास। विजय सेन सूर्य की रचना हो जाएगी रेवंत गिरिरास 1231। ठीक है। बीसल देव रासो 1212 और चंदन बाला रास 1212। और इन सब के बाद सबसे अंत में आती है नेमिनाथ चौपाई नाम से एक रचना आती है, जिसकी रचना किसने की है, विनय चंद्र सूरी ने। विनय, नेमिनाथ चौपाई की रचयिता है चौपाई विनय चंद्र सूरी। विनय चंद्र सूरी। देखो मैंने रेवंत गिरिरास का आपको रचनाकार कौन बताया था, विजय सेन सूरी, और इसके कौन है, विनय चंद्र सूरी। ऐसे एक रचना होगी बड़ी आपको परेशान करती होगी, स्थूलीभद्र रास। और ऑप्शन में यदि आ जाए जिन धर्म सूरी या जिन दत्त सूरी या दत्त आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग राइटर हैं। देखो स्थूलीभद्र रास ऐसे याद करो कि अगर आपको स्थल पे रहना है, जमीन से जुड़कर रहना है, आपको हवा में नहीं उड़ना है, तो आपको धर्म का पाठ करना पड़ेगा। या उल्टा बोल सकते हैं कि धर्म का पाठ करने वाला आदमी हमेशा स्थल पर रहता है, कभी भी हवा में नहीं उड़ता है वो। तो स्थूलीभद्र रास रचना आप याद कर लो, जिन धर्म सूरी की। ठीक है। अब बात करते हैं जिन दत्त सूरी की। तो जिन दत्त सूरी की रचना कौन सी हो जाएगी, उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास जो रचना है ये हो जाएगी अपने जिन दत्त सूरी की। ठीक है दोस्तों, मुझे अब आपसे एक शिकायत है। ठीक है, 52वां प्रश्न करने से पहले, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन कमेंट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। तो मुझे ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि जो मैं मेहनत आपके लिए फ्री में कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, तो ये मुझे और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग लाखों रुपए फीस देकर बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाते हैं, लाखों तो नहीं पर 1000 रुपये फीस देके, बहुत सारे मिलके लाखों हो ही जाती है वह, है ना। तो उनको आप लाखों रुपए दे रहे हो कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज के, अपने कोर्स लेने के। पर यहाँ मैं जो फ्री में पढ़ा रहा हूँ आपको, आप कमेंट कर रहे हैं, जबकि मैं आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ना, ये सब ऐसा है। और जो इसके बदले में आपको मिलेगा जब आप जॉब लगेगी आपकी या JRF निकलेगा, तो आप कितना अर्न करोगे बताओ। इसके तुलना में तो ये आपका कमेंट कुछ भी नहीं रखता है ना एक प्रकार से। तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि जो मेरी मेहनत है मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ऐसा है बिल्कुल, आपके लिए लाभदायक होगी या नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो पता है कि होगी, ऐसा है बिल्कुल। तो आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कमेंट किया कीजिए आप, है ना, तो उससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा। 52वां प्रश्न देखते हैं। 52वां प्रश्न क्या कहता है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रेम आख्यान परंपरा के काव्यों का सही अनुक्रम बताना है, सही कालक्रम।
हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, मृगावती, चंदायन, मृगावती, हंसावली, सत्य कथा, सत्य कथा, हंसावली, मृगावती, चंदायन, चंदायन ये तो गलत हो जाएगा, सत्यवती कथा, हंसावली। इससे पहला ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा देखते हैं। हंसावली 1370 में लिखी हुई रचना है और नगेंद्र ने इसको बताया है असाहित कवि की रचना, और इसी को पहली सूफी रचना बताया है। जब हम सूफी रचना की शुरुआत करते हैं, सूफी काव्य की, तो हंसावली को सूफी काव्य रचना की पहली रचना माना गया है असाहित की। चंदायन को मुल्ला दाऊद की रचना माना गया है, मुल्ला दाऊद 1379 यानी कि 1379। सत्यवती कथा 1501 में लिखी गई रचना है ये ईश्वरदास कृत, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा। एकमात्र ऐसे कवि जिनकी गणना हम सगुण भक्ति धारा में भी करते हैं और निर्गुण भक्ति धारा में भी करते हैं। मृगावती का है कुतुबन, लेखक है मृगावती के कुतुबन, और 1501 ही मृगावती का समय है। तो एक बार फिर से देख लीजिए आप, 1370, 79, 1501 और 1501। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रचना काल के आधार पर इन भक्तिकालीन रचनाओं को सही अनुक्रम जमाइए। अब आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन को देखिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रश्न आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा होगा या कभी ज़िंदगी में देखा होगा। अगर नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए आप मुझे। इसका उत्तर आज आपको मिल जाएगा। इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा सी ऑप्शन, हरिचंद पुराण, डूंगर बावनी, द्वादश एश, छियल बावनी। ये जो पेपर है कर्नाटक सेट का पेपर है, राजस्थान की इसमें रचनाएं दी हुई है। कितना कठिन हुआ होगा जो कर्नाटक के बच्चे हैं, उन्होंने जब ये एग्ज़ाम दिया होगा। हम इसको डिटेल में समझते हैं, इसका आंसर क्या है। हरिश्चंद्र जो पुराण रचना है 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में लिखी गई है, यानी कि 1450 से पहले लिखी गई है। 1425-30 के आसपास का समय माना जा सकता है, 1425-30 के समय। ठीक है, किसकी रचना है? जाख मणियार की रचना है। हरिश्चंद्र पुराण किसकी रचना है? जाख मणियार। फिर से नाम लिखता हूँ मैं, तो 15वीं शताब्दी के स्टार्टिंग में लिखी गई है ये जाख मणियार। ठीक है, दूसरी रचना की अगर बात करूँ मैं, डूंगर बावनी, तो ये रचना है पद्मनाभ की। किसकी रचना है ये? पद्मनाभ की, और इसका समय है 1485 के आसपास। 1485 के आसपास इसका समय दिया गया है किस किताबों में, बाकी तो इनका समय मिलता ही नहीं है ना। इनका क्रम के हिसाब से जमाना पड़ता है इनको, सिर्फ ऐसा है। कभी कभी इनका समय नहीं मिलता है, सिर्फ इस प्रकार से कि इनका कब रचना काल हुआ होगा। 1485 इसका मान के चलते हैं, 15वीं शताब्दी के अंत में। द्वादश यश, पूरे गाँव को पता है कि द्वादश यश जो रचना है ये चतुर्भुज दास की रचना है ये, और इसका समय जो है वो 1527-28 के आसपास है, ये सबको पता है। हितजू को मंगल चतुर्भुज दास की रचना है, द्वादश यश भी चतुर्भुज दास की रचना है, जो कि कृष्ण भक्ति कवियों में हम उनका नाम पढ़ते हैं। ठीक है, चतुर्भुज दास। 1527-28 अंत में बसती है छियल बावनी, जो इन सबके बाद प्रकाशित हुई थी। इसका भी समय 1528 के बाद ही माना गया है, 1530 के आसपास ही है, पर इसका समय भी छियल नाम के एक कवि ने लिखी है, जिसने 52 छंदों की रचना की है। उस बेसिस पे इसका नाम छियल बावनी रखा गया है। प्रश्न कैसा लगा है दोस्तों? आगे भी प्रश्न आ सकता है ये, तो आपको याद रखना है। डूंगर बावनी पद्मनाभ की रचना है, द्वादश यश चतुर्भुज दास की रचना है, छियल बावनी छियल की रचना है, और हरिचंद पुराण जो रचना है वो किसकी है? जीख मांगणियार की, जाख मणियार की रचना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 54वां प्रश्न देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें अज्ञेय की रचनाओं से संबंधित प्रश्न न पूछा जाए। अज्ञेय अपने आप में बहुत बड़े कवि हैं, अपना बहुत स्थान रखते हैं, बहुत बड़ा हिंदी साहित्य में। पहली रचना जो इनकी मानी जाती काव्य की, वो मानी जाती भग्नदूत। ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932। चिंता मानी जाती है इनकी 1943-42 में। ठीक है, इसको 33 भी लिख सकते हो आप, 1932-33 दोनों मिलता है। इत्यलम, इसके बाद इत्यलम मिलती है 1946 में। ठीक है, कई बार ऐसा प्रश्न आया है कि अज्ञेय की रचनाओं की वास्तविक जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? वो होती है इत्यलम के बाद हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर रचना आपने पढ़ी होगी, नाम सुना होगा। 1949 में लिखी गई है वो, 1949। ठीक है, यहाँ से वास्तविक यात्रा अज्ञेय की शुरू होती है।
इससे पहले वो व्यष्टि चेतना के कवि होते हैं, इसके बाद जाके वो समष्टि चेतना के कवि बनते हैं या बनते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली रचना कौन सी, तो भग्नदूत ही मानेंगे हम, ठीक है ना। ये हरी घास पर क्षण भर, इसका अलग संदर्भ में बात की जाएगी इसकी। भग्नदूत 1932-33, चिंता 42, इत्तेलम 46, यानी कि हरी घास के क्षण भर के पहले 3 रचनाएं 1949 में, 4 रचनाएं होगी। अगला देखिए, इसके बाद है जस्ट बाद बावरा अहेरी 1954 में, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अरि ओ करुणा प्रभा मही। इसके बाद हम पढ़ते हैं आंगन के पार द्वार, जिसको साहित्य अकादमी मिला है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1961। अगली रचना हम पढ़ते हैं कितनी नावों में कितनी बार। इसका प्रकाशन वर्ष याद रखना, कितनी नावों में कितनी बार, बोला 6-7 बार। नाव में कितनी बार बैठा हूँ मैं, 6-7 बार। 1967 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। सागर मुद्रा में कब से बैठा हुआ है, यानी कि सागर मुद्रा की रचना है, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1970। अगली एक इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, वैसे सारी इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है, लास्ट की रचनाएं कम पूछी जाती है, फिर भी आप याद रखो। नदी की बांग पर छाया, नदी की बांग पर छाया 1981। महत्वपूर्ण काव्य रचना है। जो शुरुआत की मेन पूछी जाती है वो याद रख लो आप, अंगन के पार द्वार तक। अब इसका जो सही आंसर होगा वो देखते हैं क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भग्नदूत, इत्तेलम, बावरा अहेरी, आंगन के पारदार, और मैं इनका प्रकाशन वर्ष बता चुका हूँ। 55वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कमलेश्वर के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। लौटे हुए मुसाफिर, तीसरा आदमी, डाक बंगला, एक सड़क 57 गलियां, और पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। एक सड़क 57 गलियां 1 नंबर उपन्यास है, यही वाला, यानी कि पहला यहाँ से शुरू होती इनकी यात्रा उपन्यासों की। डाक बंगला दूसरा है, लौटे हुए मुसाफिर तीसरा है 63 में, तीसरा आदमी 64 में है 1964 में, लौटे हुए मुसाफिर 1963 में है, डाक बंगला 62 में है, और एक सड़क 51 गलियां या 57 गलियां 1961 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी काली आंधी नाम से एक उपन्यास है, वो भी इन्हीं का है। और समुद्र से खोया हुआ आदमी बहुत बार एग्जाम में आया है, 1992 में लिखा गया उपन्यास, तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास है। शुरुआत के 4 जरूर याद रखना। एक सड़क 57 गलियां 1961 कमलेश्वर, डाक बंगला 1962, लौटे हुए मुसाफिर 1963, और तीसरा आदमी 1964। काली आंधी 1974, सतह से उठता हुआ आदमी, समुद्र में खोया हुआ आदमी 1992। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कमलेश्वर की एक रचना है कितने पाकिस्तान, जिसको साहित्य अकादमी मिला है, वो भी इन्हीं का उपन्यास है। 2003 इसका प्रकाशन वर्ष है, कितने पाकिस्तान। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। यदि आपको पता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ है, या उनका संबंध जयपुर से है, या उनकी जो पत्रिका है वो 1902 में समालोचक छपी थी सबसे पहले, है ना, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। तो सबसे पहले आएगा समालोचक 1902, फिर प्रभा का नंबर आता है 1913 में, फिर देवनागर जो पत्रिका है उसका आता है, और उसके बाद आता है सबसे अंत में 1924 के आसपास मर्यादा। ठीक है, तो ये इसका क्रम होगा, समालोचक, प्रभा, देवनागर और मर्यादा। तो पहला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। 56 का उत्तर हो जाएगा फर्स्ट। समालोचक इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। ठीक है, समालोचक 1902, और 1903 में आपको पता होगा सरस्वती के संपादक बने थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, जबकि सरस्वती का जो प्रकाशन वर्ष है 1900 था वो। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामकुमार वर्मा के एकांकियों का सही कालक्रम बताना है। कौन सा होगा? जो इसमें सही उत्तर होगा, एकमात्र सबसे फेमस एकांकीकार, जो कि सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है एकांकी के लिए, उनका नाम रामकुमार वर्मा है। इनकी जो पहली एकांकी इस ऑप्शन में, पृथ्वीराज की आंखें 1938, रेशमी टाइम इसका प्रकाशन हो जाएगा 1941, चारू मित्रा का प्रकाशन हो जाएगा 1942, और सप्त किरण का प्रकाशन कितना हो जाएगा? सप्त किरण का 1950, सप्त किरण का 1950, चारू मित्रा का 1942, रेशमी टाई का 1941, और पृथ्वीराज की आंखें का 1938। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
किसी भी एग्जाम में टपक जाए तो कोई नई बात नहीं होगी। 58वां प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय के कहानी संग्रह का क्रम। अभी जस्ट उपन्यास देखे तब कहानी पे आ जाते हैं। यहाँ जो सही उत्तर है वो होगा विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल। जयदोल इनका जो कहानी संग्रह वो 1951-52 में छपा था। जयदोल यानी कि ऐसे मानते हैं ना कि किसी की जय होने पर हम उसको 51 रुपये देते हैं, तो वैसे याद रखना आप 51 और 52 प्रकाशन में दोनों सही है। विपदगा वही है जिसके अंदर रोज कहानी छपी थी आपके सबसे पहले, जिसका बाद में नाम रोज कर दिया था, पहले तो ग्रेंग्रीन था। 1937 प्रकाशन वर्ष है विपदगा का। 1937। परंपरा तो खुद ट्रिक बता रही है, प से 4 44। विपदगा 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948। शरणार्थी ऐसे याद रखो आप कि देश में जब 1947 में तबाही मच गई थी तो 1948 में हमने कहीं शरणार्थियों को शरण दी, तो 1948 शरणार्थी अज्ञेय। कोठरी की बात हो गई। इसके अलावा लौटती हुई पगडंडियाँ, ठीक है ना, और इसके अलावा अमर वल्लरी, ये कुछ कहानी संग्रह, ये भी अज्ञेय के नाम से हम पढ़ते हैं, अज्ञेय के नाम से जाने जाते हैं। 59वां प्रश्न देखिए, नरेंद्र मोहन के नाटकों का सही कालक्रम बताइए। कभी कभी ऐसे ऐसे प्रश्न भी आते हैं जिनको आपने सोचा नहीं होगा, या कभी कभी ऐसे गौण रचनाकार जो आपको लगता है कि नहीं आने चाहिए या फिर टपकते हैं ना, तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पहला, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, है ना, ये इनकी रचना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इसका प्रकाशन हो जाएगा 1987। सिंहधारी का हो जाएगा 1988। कलंदर का हो जाएगा 1991। और नो मैंस लैंड इसका हो जाएगा 1994। ठीक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर किसी भी एग्ज़ाम में कब एग्जामिनर का मूड खराब हो जाए, कब कौन सा टपक जाए, तो नरेंद्र मोहन के वैसे प्रकाशन वर्ष के अनुसार आने का ज़्यादा लायक नाटक नहीं था, लेकिन पूछ लिए एग्जाम में, पूछ लिए बिल्कुल, क्योंकि पूछने वाले बड़े महान दिग्गज आदमी होते हैं ये। तो याद रखिएगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987, सिंहधारी 1988, कलंदर 1991 और 1994 में नो मैंस लैंड। ये हो गए नरेंद्र मोहन के नाटक। 60वां प्रश्न देखिए, हो सकता है मोहन राकेश के नाटक ढूंढ रहा हो और नरेंद्र मोहन के मिल गए हो, क्योंकि मोहन राकेश से तो आते ही हैं। नगेंद्र के ग्रंथों का सही क्रम बताइए। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, आना भी चाहिए, आता भी रहता है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे चौथा वाला। आलोचक की कौन है? आस्था है। आस्था बिंब में क्या देखती है? अपना चेहरा देखती है, फिर अपने चरण देखती है और फिर समस्या का समाधान करती है। आलोचक की आस्था, इसका प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा? 1966। 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। काव्य का बिंब, यानी कि जो काव्य नाम की लड़की है वो 6-7 बार दिन भर में चेहरा देखती है। 1967 यानी काव्य बिंब अपना 6-7 बार आईने में चेहरा देखती है। और आस्था के चरण 1969, ये तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। 1969 आस्था के चरण 1969। और अंत में बचता है अपना कौन सा? समाधान और समस्या, या समस्या और समाधान 1971। ठीक है, आप क्रम से याद कर लीजिए, प्रकाशन वर्ष में भी याद हो तो चलेगा आप तो बस। आलोचक की आस्था जो है वो काव्य बिंब देखती है, बार बार अपने चरणों को देखती है और फिर समस्या और समाधान ढूंढती रहती है, कैसे भी याद कर लो। आलोचक की आस्था 1966, काव्य बिंब 1967, आस्था के चरण 1969, समस्या और समाधान 1971। समस्या और समाधान 1971। अब इन चार रचनाओं में से जो पूछी है अभी तक भी, तो सिंगल भी पूछी जा सकती है कि चारों मित्रा किसकी एकांकी है? राम कुमार वर्मा की। रेशमिठाई किसकी एकांकी है? समस्या और समाधान किसकी रचना है? नगेंद्र की। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम हो जाता है कहीं ना कहीं। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही अनुक्रम बताना है, तो इसका सही अनुक्रम क्या होगा? सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। परंपरा बंधन नहीं 1976, निज मुख मुकुर 1981, संचारणी इसके जस्ट एक साल बाद है 82 में, और लागो रंग हरी 1985 में है। ठीक है, वैसे तो इनके जो शुरुआती निबंध है, ललित निबंध का है विद्यानिवास मिश्र, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शुरुआती जो हम पढ़ते हैं, जैसे चितवन की छाँ,
1953 में। चितवन 53 ऐसे याद रख लो, चितवन 53 है ना। चितवन की छाव 1953। हल्दी दूब 1955। कदम की फूली डाल, फूला हुआ सीना रहता ना, ये कितना इंच का महाराणा प्रताप का फूला हुआ सीना था, 56 इंच का। तो कदम की फूली डाल 56। तुम चंदन हम पानी, ये भी इनका निबंध है। तुम चंदन हम पानी, कौन सा चंदन 57, कौन सा चंदन 57। तुम चंदन हम पानी, ठीक है, ये याद रखना, तुम चंदन हम पानी। शुरुआत के 4-5 बता दिए मैंने, ठीक है, ये भी आप याद रख लोगे तो चलेगा। परंपरा बंधन नहीं मैंने बता दिया 76, निजमुख बुकर 81, संचारणी 82, लागो रंगहरी 85। ये 8 निबंध आप याद कर लो, इसके अलावा और भी है वैसे तो, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख जाना, क्योंकि निबंध विद्या निवास समझने का न पूछे ऐसा भी कभी नहीं देखा मैंने। दलित निबंध कार्य में बहुत फेमस है वैसे भी ये। 62वां प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर संस्मरणों का सही अनुक्रम जमाना है आपको। ये जो संस्मरण दिए हुए हैं किसके हैं ना, तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हमारा होगा बी वाला। मैंने स्मृति के दीप जलाए, कब जलाए, 1976 में जलाए। और किसने जलाए ये स्मृति के दीप, ये जलाए विष्णुकांत शास्त्री ने, नहीं सॉरी, रामनाथ शुक्ल ने, रामनाथ सुमन ने जलाए हैं 1976 में स्मृति के दीप। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन 1976। स्मरण को पाथे है, स्मरण को क्या पाथे, स्मरण को पाथे बनने दो, स्मरण को पाथे बनने दो। रचना किसकी है, 1978 में विष्णुकांत शास्त्री की। स्मरण को पाथे बनने दो विष्णुकांत शास्त्री की रचना है 1978। अतीत के गर्त से 1979 भगवती चरण वर्मा। अतीत के गर्त से 1979 भगवती चरण वर्मा की रचना है 1979। और यादों के झरोखे कुंवर नरेश सिंह यादव के झरोखे 1980। फिर से देखिए आप एक बार, रामनाथ सुमन की रचना हो जाएगी अपने 1976 में। मैंने स्मृति के दीप जलाए, रामनाथ सुमन। स्मरण को पाथे बनने दो, ये रचना हो जाएगी विष्णुकांत शास्त्री की 1978 में। अतीत के गर्त से 1979 में रचना हो जाएगी ये भगवती चरण वर्मा की। और यादों के झरोखे की रचना हो जाएगी 1980 में कुंवर नरेश सिंह की। आपको ज़रूरत है इस वीडियो को बार बार देखने की, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गांधी पर लिखी जीवनी का सही अनुक्रम क्या होगा, ये बताना है हमको। सबसे पहले इसमें से जो रचना लिखी गई थी वो बापू नाम से लिखी गई थी, घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा 1940 में। उसके बाद बापू पर लिखी गई जो रचनाएँ था उस पर चालू हुआ है लिखना कहीं ना कहीं। घनश्याम दास बिड़ला की 40 में बापू नाम से रचना है। बापू की झांकियाँ उसके बाद है। झांकी ऐसे याद करो, बापू की झांकी कौन ले गए, हमारी काकी। तो काकी का पुरलिंग क्या है, काका। तो बापू की झांकियाँ काका कालेलकर की रचना है ये, काका कालेलकर। बापू के कदमों में, कौन है बापू के कदमों में, राजेंद्र यादव 1963। राजेंद्र यादव 1963। राजेंद्र प्रसाद है, सॉरी राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले कौन थे, पहले बताओ, पहले प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे, कमेंट करके बताना है, ठीक है। बापू के कदमों में 1963 में लिखी है इन्होंने, 1963 में राजेंद्र प्रसाद ने। और अंतिम रचना है अकाल पुरुष गांधी, 1969 में लिखी है अकाल पुरुष गांधी, गांधी जी के 100वें जन्म वर्ष पर जैनेन्द्र ने। अकाल पुरुष गांधी 1969 जैनेन्द्र। बापू के कदमों में राजेंद्र प्रसाद यादव राष्ट्रपति, बापू की झांकियाँ काका कालेलकर और बापू घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है, याद रखना। 64वां प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के आधार पर महिला आत्मकथाओं का सही अनुक्रम जमाना है। जमाओ सही अनुक्रम क्या होगा इसका, 64वें का आंसर क्या होगा। सबसे पहले होगा इसमें हाथ से कहाँ है, ये रही 2005 में हादसा हुआ था किसके साथ, रमणिका गुप्ता के साथ, यानी कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है हाथ से। कमेंट करके बताओ आप खुदरी जो आत्मकथा है वो किसकी है, आप खुदरी आत्मकथा किसकी है। अन्य से अनन्या तक है ना, कि हमें प्रभु के सिवा कुछ अन्य नहीं चाहिए,
किसके सिवा नहीं चाहिए? प्रभु के सिवा, यानी कि 2007 में, और प्रभु हमारे साथ रहे, ये भी याद रखो। तो प्रभा खेतान, प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या तक, 2007। रमणिका गुप्ता की है हाथ से, 2005। और पिंजरे की मैना, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रकाशन वर्ष? 2008। और किसकी रचना है? चारूचंद्र क्या, चंद्र किरण सोनरेखा, बाणभट्ट का जो लेखक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उसकी रचना याद आ गई मुझे, चारूचंद्र लेख। इनके जो राइटर है पिंजरे की मैना, उसका राइटर है चंद्र किरण सोनरेखा, चंद्र किरण सोनरेखा। और 2008 इसका प्रकाशन वर्ष है। और चौथा बचा और औरत, और औरत, इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 2011। और कृष्णा अग्निहोत्री है ना, कि हमेशा औरत को अग्नि में जलना पड़ता है, ऐसे याद रखो आप, कृष्णा अग्निहोत्री, 2011। और पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि पक्का इन 4 आत्मकथाओं में से चारों या एक आपके RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में जो 300 प्रश्न आएंगे उनमें से जरूर आने की चांसेज है। तो ज़रूर याद रखेगा आप इनको। हाथ से रमणिका गुप्ता, अन्य से अनन्या तक 2007, प्रभा खेतान, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सोनरेखा, और कृष्णा अग्निहोत्री की और औरत। अगला प्रश्न देखिए, 65वां प्रश्न क्या कहता है? प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम बताना है। फिर से आत्मकथाएं आ गई है, ठीक है। 65वें का आंसर बताना है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये पहला आंसर हो जाएगा इसमें, ये सही उत्तर होगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ, कौन खड़ा है? जहाँ मैं खड़ा हूँ, भाई बैठ जा, खड़ा क्यों है, थक जाएगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ रचना हो जाएगी 1984 में। किसकी रचना है ये? रामदरस मिश्र की। किसकी रचना है ये? रामदरस मिश्र की। राम खड़े हैं एक प्रकार से 84 कोस की यात्रा करते करते। और टुकड़े टुकड़े दास्तान, ये तो आपको याद होना चाहिए। टुकड़े टुकड़े दास्तान एक महान उपन्यासकार अमृतलाल नागर, मानस का हंस 1972 में जो इन्होंने लिखा था। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, ठीक है। 1984 जहाँ मैं खड़ा हूँ रामदरस मिश्र, टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986 अमृतलाल नागर। और अर्धकथा किसकी है ये? अर्धकथानक तो है बनारसीदास जैन की, सबसे पहले आत्मकथा मानी जाती है। और अर्धकथा है हिंदी के महान आलोचक, महान लेखक नगेंद्र की, 1988 प्रकाशन वर्ष है इसका। सहचर है समय, ये भी है किसकी? रामदरस मिश्र की। तो पहली वाली वो भी रामदरस मिश्र की है, जहाँ मैं खड़ा हूँ। और सहचर है समय सबसे लास्ट में लिखी थी 1991 में, ठीक है। रामदरस मिश्र की सहचर है समय 1991। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर 86, अर्धकथा 88 नगेंद्र। और जहाँ मैं खड़ा हूँ रामदरस मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 66वां। मिलान करना है इसमें, चलो ठीक है। अब जो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उनको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देता हूँ आपको, ठीक है ना। या फिर जो आपको मुझे पता है, आपको समझदार हो वैसे भी। बावनदास की मृत्यु हम पढ़ते हैं, ठीक है। बावनदास ये है मेलांचल का पात्र, यानी कि MA5। पंडित आत्माराम, ठीक है, MA5 हो जाएगा अपने, यानी कि MASC में, ठीक है। पंडित आत्माराम, उसके बाद ईश्वर चंद, मुराद अली हो जाएगा अपने D में 2। इसके बाद बचा पंडित आत्माराम और ईश्वर चंद्र। पंडित आत्माराम जो पात्र है किसका है? ये मानस का हंस का। और ईश्वर चंद्र किसका पात्र है? परीक्षा गुरु का, ठीक है। तुम्हारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? MA5, B में 4, ठीक है। नहीं, B में 3, C में 1, D में 2, ठीक है। ईश्वर चंद्र किसका पात्र हो जाएगा अपने? C में 1। ईश्वर चंद्र जो शेखर होता है उसके भाइयों में से एक होता है, ये याद रखना। ईश्वर चंद्र में 5-6 भाई होते हैं लगभग, इसके 2-3 बहनें होती हैं। शेखर एक जीवनी 1941 में लिखा हुआ उपन्यास है, मनोवैज्ञानिक अज्ञेय का। 67 प्रश्न देखिए। 67वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित महिला कथाकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं। मन्नू भंडारी की कहानी कौन सी है इनमें से? रानी माँ का चबूतरा।
MA5 हो जाएगा रानी माँ का चबूतरा। अलका सहरावगी कहानी कौन सी हो जाएगी फिर? कहानी की तलाश में। अलका सहरावगी यानी कि सारे देश में कहानी की तलाश में अलका घूमती रहती है। अलका सहरावगी यानी कि सारे देश में। मन्नू भंडारी रानी माँ का चबूतरा, अलका सहरावगी कहानी की तलाश में। अलका सिन्हा की रचना हो जाएगी अपूर्णा। अपूर्णा जो रचना है किसकी हो जाएगी? अलका सिन्हा। अलका सिन्हा की अपूर्णा। एक तो ये टेक्निकल चीज़ें ना बड़ी परेशान करती हैं कभी कभी तो। मन्नू भंडारी की रानी माँ का चबूतरा, अलका सहरावगी की कहानी की तलाश में, अलका सिन्हा हो जाएगी अपूर्णा। ठीक है, बची कौन सी उसके अलावा फिर अपने? ममता कालिया छुटकारा। कोई भी इंसान इस दुनिया में माँ की ममता से नहीं छूटता है, तो वैसे याद रख लो ममता कालिया छुटकारा। MA4 MA5 D में 3 C में 1 और D में 2। MA5 D में 3 C में 1 D में 2। सी उत्तर यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 67 का आंसर सी। 68वां क्वेश्चन देखिए। फिर से रचना को सम्मिलित करना है। मन्नू भंडारी की है एक कहानी ये भी। MA4 D में 3 आवारा मसीहा, C में 5 तुलसीराम की मुर्दैया और राम वृक्ष बेनीपुर की कौन सी हो जाएगी? माटी की मूर्ति है ना, जो कि सोने की मूर्ति निकलती है और बाद में दूसरे संस्करण में रजिया नाम का जोड़ा गया है इसमें, है एक पात्र, एक संस्मरणात्मक रचना आया हुआ है ना माटी की मूर्ति। रेखा चित्र। इसमें से मिलान करना ही कौन सा किसका पात्र होगा, ऐसा कौन कौन इसके राइटर है। परीक्षा गुरु उपन्यास के आपको पता होगा लाला श्रीनिवास दास, 1982 इसका प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद है गंगा मैया का हो जाएगा गंगा मैया और छठी मैया का चौरा, इन दोनों का हो जाएगा भैरव प्रसाद गुप्त। दुख मोचन ये नागार्जुन का उपन्यास है और दूसरी तरफ जो उपन्यास है ये हो जाएगा महेंद्र भल्ला का। इसने एक पति के नोट्स लिखा था। एक पति के नोट्स नाम से रचना है, किसका है वो? महेंद्र भल्ला का। एक पत्नी के नोट्स किसकी रचना है बताओ, कमेंट करके बताओ। ममता कालिया। एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। इसे मिलान करना है, यहाँ पे कर लेते हैं। नागार्जुन की हरिजन गाथा हो जाएगी MA4। अनामिका की बीजाक्षर। त्रिलोचन शास्त्री की कौन सी हो जाएगी फिर? मैं उस जनपद का कवि हूँ। और धूमिल की मोचीराम पूरे गांव को पता है। धूमिल की मोचीराम, त्रिलोचन शास्त्री की मैं उस जनपद का कवि हूँ। अनामिका की बीजाक्षर, नागार्जुन की हरिजन गाथा। ब्रह्मा राक्षस किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न देखिए। फिर से मिलान करना है यहाँ पे, है ना। तो भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक, अभिनव गुप्त, ये सारे रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले आलोचक दे रखे हैं। सही उत्तर बताना है। भट्ट लोलट का हो जाएगा मीमांसा सिद्धांत, जो दर्शन होगा मीमांसा हो जाएगा। और भट्ट लोलट का जो दर्शन था या सिद्धांत था वो कौन सा था? रस उत्पत्ति का सिद्धांत या आरोपवाद या फिर उत्पत्तिवाद का सिद्धांत। ठीक है, तो जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा हमारा 4 सी वाला, यानी कि भट्ट लोलट का मीमांसा। शंकुक का न्याय, शंकु हमेशा न्याय करता है। नायक हमेशा संख्या गिनता है, जो भट्ट नायक होता है यानी कि जो फिल्मों का नायक होता है वो हमेशा क्या करता है? संख्या गिनता है, संख्या सांख्य, यानी कि पैसा बहुत होता है उसके पास। ठीक है, और अभिनव गुप्त का कौन सा हो जाएगा फिर? अभिनव गुप्त का शैव दर्शन। वैसे भी कश्मीर से इनका संबंध हम मानते हैं। अभिनव गुप्त शैव। 72वां प्रश्न देखिए। विष्णु प्रभाकर को कौन सी रचना हो जाएगी? विष्णु प्रभाकर, क्या वे दोषी था। ठीक है, MA2। उपेंद्रनाथ अष्ट के सूखे आंसू, यानी कि सूखे सूखे आंसू ऐसे याद रख सकते हैं कि विष्णु जो है दोषियों को सजा देते हैं, इसलिए एक अंक हो जाएगी विष्णु प्रभाकर की क्या वह दोषी था। और आंसू कैसे आते हैं? वो उपेंद्रनाथ के सूखे सूखे आंसू, तो B में हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा D वाला। भुवनेश्वर प्रसाद, इसका हो जाएगा अपने रोशनी और आग। प्रसाद में क्या क्या बट रहा था? रोशनी और आग बट रही थी। और राम कुमार वर्मा की रिमझिम, रिमझिम आर से शुरू, माँ से शुरू, रामझिम, तो राम याद कर लें। राम कुमार वर्मा की रिमझिम रिमझिम। ठीक है, 73वां प्रश्न देखो आप। अब क्या है? विजेंद्रनाथ स्नातक, प्रभाकर 5वें, देवेंद्र सत्यार्थी और रविंद्रनाथ त्यागी।
तो यहाँ पे जो सही अनुक्रम होगा वो होगा हमारा विजय। कैसे मिलेगी आपको विजय? चिंतन करने से मिलेगी ना। तो विजेंद्रनाथ स्नातक का चिंतन के क्षण। प्रभाकर माचवे, प्रभाकर माचवे का कौन सा हो जाएगा अपना? प्रभाकर माचवे का संतुलन। प्रभु क्या करते हैं? दुनिया में संतुलन बना के चलते हैं। देवेंद्र सत्यार्थी, कि देवेंद्र नाम का एक बंदा है, वो सत्य कह रहा था। क्या कह रहा था? कि धरती गाती है। कि धरती गा सकती है क्या? नहीं गा सकती ना। क्या मतलब सत्य कह रहा है, वो गा सकती है, ये उसका कहने का अर्थ है। तो एक प्रकार सही निकला वो। और रविंद्रनाथ त्यागी क्या करता है? देवदारू के पेड़ लगाता है। ठीक है, देवदारू के पेड़ रविंद्रनाथ त्यागी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ए में 2, बी में 1, सी में 4, डी में 3। अगला प्रश्न देखिए, 74वां प्रश्न क्या कहता है? फिर वही मिलान करना है। मृदुला गर्ग की रचना है, ठीक है ना। मृदुला यानी कि मृदु, तू से दूसरा, तो मृदुला गर्ग की दूसरा संस्करण। ए में 4। मृणाल पांडे, आदमी जो मरा नहीं था। मरनाल, मर ना से ना, न से नहीं था। मृणाल जो आदमी जो मरा नहीं था, या मछुआरा नहीं था, आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार की हो जाएगी सुनो शेफाली। शेफाली झर रही है, अपन पढ़ते हैं रचना है, शेफाली झर रही है। कुसुम कुमार, सुनो शेफाली। और मीरा कांत की रचना कौन सी हो जाएगी फिर? मीरा कांत की हो जाएगी अपने अंत हाजिर है। मीरा कांत, नाम में पता चल रहा है मीरा कांत, मीरा का अंत, मीरा कंत, यानी कि मीरा का अंत, यानी कि अंत हाजिर हो। फिर से एक बार देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदुला गर्ग का दूसरा संस्करण, मृणाल पांडे का आदमी जो मछुआरा नहीं था, कुसुम कुमार का सुनो शेफाली, और मीराकांत की रचना है अंत हाजिर हो। मीराकांत वही महिला लेखिका है जिसकी हमने एक रचना पढ़ी थी, नेपथ्य राग, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, नेपथ्य राग। 75वां प्रश्न देखिए, गोविंद वल्लभ पंत को वरमाला पहनाओ। तो ए में 4 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ठीक है, ए में भी है और सी में भी है। ए में 4। पांडे बेचैन शर्मा हमेशा उग्र रहते हैं, तो उन्होंने देश की बड़ी चिंता थी, इसलिए महात्मा ईसा ने जन्म लिया था। पांडे बेचैन शर्मा उग्र, जिनकी आत्मकथा हम पढ़ते हैं अपनी खबर के नाम से। हरिकृष्ण प्रेमी का, जो कि वाहन में चलते हैं, यानी कि स्वर्ण के वाहन में चलते हैं हरिकृष्ण, तो स्वर्ण विहान रचना हो जाएगी हरिकृष्ण प्रेमी की। और उदयशंकर भट्ट की रचना हो जाएगी विक्रमादित्य। ठीक है, बचा कौन सा? सती प्रताप। सती प्रताप रचना किसकी हो जाएगी? सती प्रताप भारतेंदु की। सती प्रताप। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मोहन राकेश की रचना हो जाएगी एक और जिंदगी। ए में 2। राजेंद्र यादव की अभिमन्यु की आत्महत्या। कमलेश्वर की एक अश्लील कहानी। धर्मवीर भारती की बंद गली का आखिरी मकान। ठीक है, मोहन राकेश की एक और जिंदगी, राजेंद्र यादव की अभिमन्यु की आत्महत्या, कमलेश्वर की एक अश्लील कहानी और धर्मवीर भारती की बंद गली का आखिरी मकान। याद रखिएगा। तो यानी कि ए में 5, ए में 4, ए में 2 इसमें भी है, इसमें भी है, और बी में 5, यानी कि बी में 5 इसमें भी है, इसमें भी है। सी में 3 पहले में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन। 77वां क्वेश्चन देखिए, लगता नहीं है दिल मेरा, हाथ से दस्तक जिंदगी की, कुछ कहीं कुछ अनकही। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हाथ से का बताया था आपको, रमणिका गुप्ता 2005। बी में 4 इसमें है सिर्फ। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा के बिना, तो यानी कि कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा। दस्तक जिंदगी की, दस्तक ज़िंदगी में जब तक प्रतिभा नहीं होगी तब तक दस्तक ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ कही कुछ अनकही, शीला झुनझुनवाला। ठीक है, आत्मकथा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 5-6 स्टार लगा लो इस पर। इस क्वेश्चन को 5-10 बार पढ़ लेना आप। ठीक है, याद रखना 77 का जो आंसर होगा, लगता नहीं है दिल मेरा। ठीक है, किसका दिल नहीं लगता? कृष्णा अग्निहोत्री का। ए में 2, हाथ से रमणिका गुप्ता, दस्तक जिंदगी की प्रतिभा अग्रवाल, कुछ कही कुछ अनकही शीला झुनझुनवाला। 78वां प्रश्न देखिए, जन्म वर्ष के अनुसार जमाना है। ठीक है, मिलान कर लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल 1911, रामविलास शर्मा 1912, भगवती चरण वर्मा 1903 और सोहन लाल द्विवेदी का जन्म हो जाएगा 1900
जैसे कि अगर मान लो केदारनाथ 1911 MA3, तो सोहनलाल द्विवेदी का 1906 में है ना, 1906। तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? सबसे पहले भगवती चरण वर्मा, तो यानी कि एम में हो जाएगा अपने 3, MA3 ये रहा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, सी। केदारनाथ अग्रवाल 1911, रामविलास शर्मा का 12, भगवती चरण वर्मा का 1903 और सोहनलाल द्विवेदी का 1906, याद रखिएगा। पत्रिकाएं दे रखी है, इनको मिलाना है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। हिंदी अनुशीलन, आलोचना, नागर प्रचारणी पत्रिका, दायित्वबोध। आपको पता होगा नागर प्रचारणी पत्रिका जो थी वो 1893 में इसकी शुरुआत हुई थी। बाबू श्याम सुंदर दास इसके मेन उसमें थे और राधा कृष्ण दास उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। मेन मेंबर में थे बाबू श्याम सुंदर दास। वाराणसी काशी से ये पत्रिका निकलती थी, वाराणसी काशी से। तो सी में तो 4 वैसे हो जाएगा। बचा कौन सा? हिंदी अनुशीलन, सी में 4। तो सी में 4 का मतलब हो गया बी ऑप्शन है ना, बी। यानी कि MA2 हिंदू अनुशीलन इलाहाबाद से निकलती थी, आलोचना दिल्ली से निकलती थी, नागर प्रचारणी वाराणसी से, दायित्वबोध लखनऊ से। याद रखना, दायित्व लखनऊ का, नागर प्रचारणी वाराणसी, आलोचना दिल्ली, हिंदी अनुशीलन इलाहाबाद। अगला प्रश्न देखिए। उपन्यास दे रखे हैं दोस्तों, जैनेंद्र के उपन्यासों के साथ उनमें चित्रित पात्रों का सम्मिलन करना है। ठीक है, कौन कौन से पात्र होंगे यहाँ पे बताना है आपको, है ना। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। परख का जो पात्र होगा वो अपने हो जाएगा कौन सा? त्यागपत्र का आपको पता है कौन होगा? प्रमोद, सी में 1। MA3 सत्यधन, सी में 5 सुनीता का हरिप्रसन्न और त्यागपत्र का प्रमोद, सी में 1, तो MA3, बी में 5, सी में 1 और डी में 2 डॉक्टर असरानी। ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये जैनेंद्र की रचना है, जैनेंद्र के उपन्यास है ये। परख का सत्यधन, सुनीता का हरिप्रसन्न, त्यागपत्र का प्रमोद और कल्याणी का डॉक्टर असरानी, याद रखना। ठीक है। सुखदा खुद का इनका एक उपन्यास है अलग से, सुखदा। ठीक है ना, सुखदा एक इनका अलग ही उपन्यास है, उसका पात्र है। ठीक है, ये बाकी बचे हुए प्रश्न हम अगले वीडियो में देख लेंगे। आज हमारा उद्देश्य था मेन तो कालक्रम की रचनाएं देखना और इनको मिलान करना। ठीक है ना, बाकी अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, सीखने को कितना मिला ये भी बताना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आता हो। ठीक है ना, बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक PDF HD क्वालिटी में आपको चैनल पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।